दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा, डिग्री, स्किल, नाम या और कुछ? असल में इन सब चीजों से भी ज्यादा जरूरी है यह कि हम दूसरों से कैसे बात करते हैं। हर जगह हमारी पहचान हमारी बातों से बनती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो व्यक्ति हमारा चेहरा, हमारी उम्र, हमारी डिग्री या हमारे कपड़े नहीं समझता, वह हमारी बात को समझता है। अगर बात सही तरीके से पहुंची तो सामने वाला हमें सम्मान देता है, हमसे जुड़ता है और हमारे साथ सहज महसूस करता है। अगर बात गलत अंदाज में गई तो सबसे सही बात भी गलत लगती है। और ठीक इसी समस्या को बदलने के लिए यह किताब बनाई गई है, 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस किताब में इतना सरल विचार है कि हर व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकता है। किताब कहती है कि आपको अच्छा कम्युनिकेशन सीखने के लिए कोई बड़ा कोर्स नहीं करना, कहीं दूर नहीं जाना, किसी स्टेज पर नहीं चढ़ना। सिर्फ 21 दिनों तक अपनी रोज की बातचीत में कुछ छोटी छोटी आदतें शामिल करनी हैं और बस इन आदतों को लागू करते करते आपकी बातें बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगी और लोग आपके साथ बात करने के लिए खुद आगे आने लगेंगे। सबसे पहले इस किताब में सुनने की आदत को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम अक्सर जल्दी करते हैं। सामने वाला 2 शब्द बोले और हम तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है, वह क्या कहने वाला है। हम उसी के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन किताब कहती है कि अगर सामने वाले ने अपनी बात पूरी नहीं कही तो संबंध पूरा नहीं बनता। जब आप किसी को पूरा सुनने देते हैं, बिना बीच में टोके, बिना मोबाइल घुमाए, बिना दूसरी जगह देखने के, तो सामने वाला आपके साथ खुल जाता है। उसे लगता है कि उसकी बात का महत्व है। यह बात सुनते समय सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे उसकी बात में दिलचस्पी है। किताब कहती है कि अगर आप सुनते समय कुछ छोटे छोटे संकेत देते रहें, जैसे हाँ, अच्छा, ठीक है, फिर हूं, तो बोलने वाले को लगता है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान, सामने देखना, सिर हिलाना, ये सब संकेत सामने वाले को आराम देते हैं। इसी से विश्वास बनता है और यही किसी भी बातचीत का पहला कदम है। अब आती है दूसरी आदत, बीच में मत टोकिए। किताब कहती है कि जब कोई इंसान बोल रहा हो और आप उसे बीच में रोक देते हैं तो उसकी बात टूट जाती है। वह महसूस करता है कि उसकी बात उतनी जरूरी नहीं है। इससे लोग धीरे धीरे आपसे बात करना ही बंद कर देते हैं। सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि किसी को बोलने दिया जाए। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला हर बार सही बोले, यह भी जरूरी नहीं कि उसकी बात आपको पसंद आए, फिर भी उसे पूरा बोलने देना एक भावनात्मक स्वीकृति है। किताब कहती है कि यह सबसे बड़ा गिफ्ट है। जब सामने वाला बोलकर शांत हो जाता है तभी वह आपकी बात खुले मन से सुनता है। अब तीसरी आदत आती है, बातचीत में सबको शामिल करिए। अक्सर घर में, ऑफिस में, मीटिंग में या दोस्तों के बीच 2 या 3 लोग बातचीत करते रहते हैं और बाकी चुप रहते हैं। किताब कहती है कि असली बातचीत वह है जिसमें हर व्यक्ति को बोलने का मौका मिले। अगर कोई चुप बैठा है तो उससे एक लाइन बोलकर पूछिए, आपको क्या लगता है? इतना ही काफी है। चुप व्यक्ति की भी राय महत्व रखती है क्योंकि उसका अनुभव अलग हो सकता है। वह धीमा बोलता है लेकिन गहरी बात बोलता है। इसलिए बातचीत में शामिल करना एक बहुत बड़ी कला है। अब किताब बताती है शब्दों का चयन। शब्द बहुत छोटे होते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं। अगर आप कटु शब्द बोलेंगे तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाएगा। अगर आप साफ, सरल और सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो सामने वाला सहज महसूस करेगा। जैसे तुम गलत कर रहे हो की जगह अगर ऐसा करोगे तो बेहतर होगा। यह गलत है की जगह अगर हम इसमें थोड़ा बदल दें तो अच्छा रहेगा। यह बदलाव आपसी समझ बढ़ाते हैं। इस किताब में कहा गया है कि रोज एक नया शब्द बोलिए, लेकिन ऐसा शब्द जो सामने वाले को अच्छा लगे। अब किताब एक छोटी लेकिन अद्भुत आदत बताती है, लेकिन की जगह और का उपयोग। हम अक्सर बोलते हैं अच्छा काम है, लेकिन किताब कहती है कि लेकिन सुनते ही सामने वाला तैयार हो जाता है कि अब कुछ नकारात्मक आने वाला है। जबकि अगर आप कहें अच्छा काम है और अगर इसमें थोड़ा जोड़ दें तो यह शानदार हो जाएगा, तो सामने वाला सहयोग के साथ सुनता है, लेकिन संबंध काटता है और संबंध जोड़ता है, लेकिन कमी दर्शाता है और संभावना दर्शाता है, लेकिन रुकावट है और रास्ता है।
फिर आती है आदत नंबर 6, मैं की जगह हम का उपयोग। उदाहरण, मैंने प्रोजेक्ट पूरा किया की जगह हमारा काम पूरा हुआ। मैंने ठीक किया की जगह हम मिलकर ठीक कर सकते हैं। इससे सामने वाला महसूस करता है कि वह भी आपके साथ है। परिवार में, ऑफिस में, किसी रिश्ते में यदि हम आ गया तो एक टीम बन गई। किताब कहती है कि हम रिश्ते को मजबूती देता है और मैं रिश्ते को अलग अलग करता है। अब 7वीं आदत आती है, मदद ऑफर करना। हम आमतौर पर तब मदद करते हैं जब कोई हमसे मांगता है, लेकिन किताब कहती है कि उससे पहले कहिए, क्या मैं मदद कर सकता हूं? यह वाक्य सामने वाले को भावनात्मक सुरक्षा देता है। उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई ऐसा है जो बिना पूछे मदद करने को तैयार है, पर मदद का तरीका विनम्र होना चाहिए। मदद का अर्थ दबाव नहीं होता, मदद का अर्थ समर्थन होता है। अब किताब 8वीं आदत बताती है, धन्यवाद दिल से बोलना। रोजमर्रा में लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके लिए चीजें करते हैं, आपकी मदद करते हैं। उन्हें हल्के में मत लीजिए। धन्यवाद एक छोटा शब्द है, लेकिन जब इसे दिल से बोला जाता है तो सामने वाला सम्मान महसूस करता है। जैसे, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपकी वजह से काम आसान हुआ, धन्यवाद, आपने सही सलाह दी। किताब कहती है कि धन्यवाद में भावना होनी चाहिए। औपचारिक धन्यवाद लोगों को छूता नहीं है, वास्तविक धन्यवाद दिल तक जाता है। अब आती है 9वीं आदत, हर बात पर दूसरों की गलती मत पकड़िए। हर इंसान में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन हर सुधार तुरंत करना जरूरी नहीं। कुछ लोग हर समय दूसरों को सुधारते रहते हैं, जिसके कारण सामने वाला खुद को कमजोर समझने लगता है। किताब कहती है कि हर कमी सुधारने की जगह सबसे जरूरी यह है कि कब चुप रहना है। कई बार चुप रहकर भी आप मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। हर गलती पर बोलना इंसान को बंद कर देता है, कुछ गलती छोड़ देना इंसान को खुला रखता है। इन सभी आदतों को करने के बाद किताब कहती है कि एक सप्ताह तक सिर्फ इतना अपनाओ और देखो क्या फर्क पड़ता है। दिन 1, सिर्फ सुनो। दिन 2, बीच में मत बोलो। दिन 3, सबको शामिल करो। दिन 4, अच्छे शब्द बोलो। दिन 5, लेकिन की जगह और बोलो। दिन 6, हम बोलो। दिन 7, धन्यवाद ठीक समय पर बोलो। अगर यह सिर्फ 7 दिनों में इतना बदलाव ला सकता है तो आगे 21 दिन क्या करेंगे, इसके बारे में सोचकर ही मन बदल जाता है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि सामने वाले के मन, भावनाओं और अनुभव को समझकर बात कहना है। लेकिन यह तो शुरुआत थी। अब किताब आगे गहराई में जाकर बताती है कि बातचीत कैसे बदलती है, क्यों कुछ लोग कम बोलकर भी प्रभाव छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बोलने के बाद भी असर नहीं छोड़ पाते। इसी में आता है एक बहुत बड़ा अध्याय, सवाल पूछने की आदत। इस किताब में कहा गया है कि हर सवाल सिर्फ जानकारी लेने का तरीका नहीं होता, बल्कि रिश्ते जोड़ने का तरीका होता है। अक्सर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उस पर आरोप जैसा असर छोड़ते हैं। जैसे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें यह पता नहीं था? तुमने पहले यह क्यों नहीं बताया? ऐसे सवाल सुनते ही सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। उसे लगता है कि उसे न्यायालय में खड़ा कर दिया गया है। वह खुलकर जवाब नहीं देता, बल्कि घबराकर बचते हुए जवाब देता है। किताब कहती है कि सवाल ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले के भीतर से बात निकालें, उसकी सोच समझ आए, उसका नजरिया खुलकर सामने आए। जैसे, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या सुधार हो सकता है? आपके हिसाब से इसमें सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा था? आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? ऐसे सवाल सामने वाले को सोचने देते हैं और वह आराम से जवाब देता है। सवाल दरअसल बातचीत की दिशा बनाते हैं। गलत सवाल बातचीत खत्म करते हैं, सही सवाल बातचीत आगे बढ़ाते हैं। किताब कहती है कि जब आप किसी इंसान से ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब भावनाओं से जुड़ा हो, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी सोच, उसका अनुभव, उसके विचार मायने रखते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है तो वह आपकी बात भी दिल से सुनता है। यही कम्युनिकेशन की गहराई है। अब किताब एक और गहरी बात कहती है, आपकी आवाज, आपका टोन, आपका बोलने का अंदाज शब्दों से कहीं ज्यादा असर करता है। हम कई बार वही बात बोलते हैं जो दूसरा भी बोलता है, लेकिन असर अलग होता है। कारण होता है आवाज का तरीका। एक हार्श आवाज, तेज बोलने का तरीका, जल्दबाजी वाली टोन सामने वाले को तनाव देती है, जबकि धीमे, स्पष्ट, शांत तरीके से बोलना सामने वाले को सुकून देता है। किताब कहती है कि यह आदत
तुरंत सीखने से नहीं आती। इसके लिए हर दिन थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जब आप धीरे धीरे बोलते हैं, बिना घबराए बोलते हैं, बीच बीच में थोड़ा रुक कर बोलते हैं, तो बात दिल में उतरती है। पॉज देने से बात का वजन बढ़ता है। मान लीजिए आप कहें, मुझे आपकी बात समझ आई, और अगर हम इसमें थोड़ा बदलाव करें तो शायद बेहतर होगा। यहां पॉज समझ आई के बाद ही सामने वाले को यह संकेत देता है कि आप समझकर बोल रहे हैं। अब किताब कहती है कि जब आप किसी की गलती बताने वाले हों तो उसके व्यवहार पर बात करें, उसके व्यक्तित्व पर नहीं। बहुत बार लोग कहते हैं, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हारी आदत ही यही है, तुम तो कभी नहीं बदलोगे। ये बातें मानव को अंदर से चोट पहुंचाती हैं। इन्हें सुनकर व्यक्ति खुद को कमजोर, गलत और अस्वीकार्य महसूस करता है। किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि गलती व्यक्ति की पहचान नहीं होती, गलती सिर्फ एक व्यवहार होती है। जैसे आज आपने जिस तरीके से बात की उससे शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई। इस वाक्य में व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर बात हुई। व्यक्ति को सम्मान मिला और सुधार का रास्ता भी खुला। फिर किताब हमें ले जाती है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा बोलना हमने किससे सीखा है। किताब कहती है कि हमारी बातचीत का तरीका अचानक नहीं बनता। ये बचपन के घर से आता है, ये स्कूल से आता है, ये माहौल से आता है, ये पुराने बॉस, पुराने रिश्तों, पुरानी घटनाओं से आता है। कई बार कोई व्यक्ति चीजों को आदेश की शैली में बोलता है क्योंकि उसके घर में उसी तरह बात होती थी। कोई व्यक्ति रूखा बोलता है क्योंकि उसे बचपन में सबसे पहले उसी तरह प्रतिक्रियाएं मिली थीं। किताब कहती है कि अब समय है कि आप रुक कर देखें, मैं जो बोलता हूं वह मेरे जीवन में खुशी ला रहा है या तनाव। अगर तनाव ला रहा है तो यह शैली बदलनी होगी। किताब इसी बात को आगे बढ़ाती है और बताती है कि बातचीत हर पीढ़ी के साथ अलग होती है। हर जनरेशन कम्युनिकेशन को अलग भाव से समझती है। जिन लोगों की उम्र ज्यादा है उन्हें औपचारिक बात पसंद होती है। वे सम्मानजनक वाक्य, व्यवस्थित बात और स्पष्ट दिशा चाहते हैं। वहीं युवा लोग छोटी बात, सीधा जवाब और क्लैरिटी चाहते हैं। वे अधिक भावनात्मक शब्द नहीं सुनते बल्कि प्रैक्टिकल समाधान सुनना चाहते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि कम्युनिकेशन एक जैसा नहीं हो सकता। हमें सामने वाले की उम्र, सोच और स्तर के अनुसार बात करनी चाहिए। यही समझ प्रभाव बनाती है। किताब फिर ईमेल और डिजिटल बातचीत पर आती है। किताब कहती है कि डिजिटल बातचीत में गलतफहमियां सबसे अधिक पैदा होती हैं क्योंकि शब्द वही होते हैं लेकिन आवाज और भाव साथ नहीं होते। इसलिए ईमेल लिखते समय जरूरी है कि आप छोटी पंक्तियों में लिखें, साफ शब्दों में लिखें। ऐसा न लिखें जिससे सामने वाला भ्रमित हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी बात लिखें वह सम्मान से लिखें। चाहे छोटा संदेश हो या लंबा संदेश, उसमें आपको वही भाव लिखना चाहिए जो सामने वाले को सामने देखकर बोलते समय बोलते। अब किताब एक और बहुत गहरे पहलू पर आती है। खुद को नीचा दिखाना बंद करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि विनम्र बनने के लिए खुद को छोटा दिखाना जरूरी है। जैसे कोई कहता है, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे में क्या खास है, आप मुझसे बेहतर हैं। ऐसी बातें सामने वाले को सम्मान नहीं देती बल्कि खुद से दूरी पैदा करती है। किताब कहती है कि विनम्र होना अलग बात है और स्वयं को कमजोर दिखाना अलग बात। विनम्रता वह है जो सामने वाले को ऊपर उठाए बिना खुद गिराए नहीं, लेकिन खुद को गिराकर बात करना कम्युनिकेशन खराब कर देता है। यहां किताब हमें अगले स्तर पर लेकर जाती है, सलाह लेने की आदत। सलाह मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप किसी से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, तो सामने वाले को सम्मान महसूस होता है। उसे लगता है कि उसकी बात का मूल्य है। सलाह लेने के बाद धन्यवाद बोलना एक इमोशनल लिंक बनाता है। यही संबंध मजबूत होता है। अब किताब एक चौंकाने वाला उदाहरण देती है। जिन लोगों से आप परेशान हो जाते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, जो अनर्गल बातें करते हैं, उनसे कैसे बात करें। किताब कहती है कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए आपको आवाज नहीं उठानी, आपको बात का फोकस बदलना है। उनसे ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब सोचकर देना हो। जैसे, आपको इस बारे में क्या लगता है? अगर यह स्थिति आपके साथ होती तो आप क्या करते? ऐसे सवाल व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जब व्यक्ति सोचने लगता है तो उसका बोलना अपने आप नियंत्रित हो जाता है। किताब फिर बताती है कि मोटिवेट करना सिर्फ कोई मंच पर चढ़कर भाषण देना नहीं होता।
प्रेरणा रोज की बातचीत में होती है। जब आप अपने किसी साथी से कहते हैं तुम कर सकते हो, बस थोड़ा और मेहनत, यह प्रेरणा है। जब आप किसी बच्चे से कहते हैं तुमने अच्छा किया, अगले बार और अच्छा करोगे, यह प्रेरणा है। प्रेरणा वह है जिसमें व्यक्ति में विश्वास जगता है। इसके बाद किताब मीडिएशन यानी दो लोगों के बीच संतुलन बनाने की कला समझाती है। इस भूमिका में आपका काम सिर्फ संदेश देना नहीं, बल्कि स्थिति को पीसफुली संभालना होता है। दोनों पक्षों की बात समझकर उन्हें ऐसा रास्ता देना होता है जिस पर चलकर वे दोनों जीतें, कोई भी हार का अनुभव न करे। किताब कहती है कि मीडिएटर बनने के लिए आपको शांत, संयमी और हटकर सोचने की आवश्यकता होती है। आपको पक्ष नहीं चुनना होता, आपको समाधान चुनना होता है। अब किताब कहती है कि दिन के अंत में 5 मिनट अपने बारे में सोचें। यह 5 मिनट किसी भी रिश्ते को बदल सकते हैं। इन 5 मिनटों में खुद से पूछिए, आज मैंने कहां आवाज ऊंची की, कहां अनावश्यक सवाल किया, कहां किसी को बीच में रोका, कहां मैंने लेकिन बोल दिया, कहां हम की जगह मैं बोल दिया। बस इतना समझ जाना ही आपको अगले दिन बदल देगा। जब आप खुद को रोज टटोलेंगे, रोज सीखेंगे, रोज थोड़ा सुधरेंगे, तो 21 दिन में आपकी बातचीत आपका चरित्र बन जाएगी। अब कल्पना कीजिए, 21 दिन बाद आपकी बात सुनकर लोग मुस्कुराएंगे, आपकी बात से लोग सहमत होंगे, आपकी राय को लोग महत्व देंगे। आप शायद पहले की तरह ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अब आपकी बात प्रभाव छोड़ेगी। घर में रिश्ते सहज होंगे, ऑफिस में लोग आपसे सलाह मांगेंगे, दोस्तों में आप पर भरोसा होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन बदलने से सिर्फ भाषा नहीं बदलती, मन बदलता है, व्यवहार बदलता है, नजर बदलती है। जब आप इस किताब के पहले 2 हिस्सों को समझ लेते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला ही नहीं, बल्कि यह इंसान के अंदर की परिपक्वता का प्रतिबिंब है। लेकिन अभी सीख खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किताब का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह दिखाता है कि हर दिन आपकी बातचीत में क्या क्या बदल सकता है और कैसे वही बदलाव आपको भविष्य में बेहतर इंसान बना सकता है। इस किताब में कहा गया है कि हम अपने जीवन में हर दिन किसी न किसी से बात करते हैं। घर में माता पिता से, ऑफिस में सहकर्मियों से, रिश्तों में अपने साथी से, अपने बच्चों से, दुकानदार से, डॉक्टर से, शिक्षक से, पड़ोसियों से और अनजान लोगों से भी। और यही बातचीत तय करती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें कितना भरोसेमंद मानते हैं, हमारे साथ कितनी सहजता से पेश आते हैं और हमें कैसे याद रखते हैं। किताब कहती है कि बातचीत का असर सिर्फ उस समय नहीं होता, बल्कि उस बातचीत के बाद भी देर तक रहता है। इसलिए अगर बातचीत बदल गई तो जीवन बदल गया। किताब के इस तीसरे हिस्से में एक बहुत खास बात बताई गई है, अपने कम्युनिकेशन की हर रात समीक्षा करना। आप दिन भर बोलते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं। कभी गुस्सा आते आते रह जाता है, कभी आवाज ऊंची हो जाती है, कभी हम किसी की बात बीच में काट देते हैं, कभी हम किसी के दिल को चोट पहुंचा देते हैं और कभी हम किसी को अच्छा महसूस कराते हैं। लेकिन इन सभी बातों को समझना तभी संभव है जब हम दिन खत्म होने के बाद कुछ मिनट रुकें और सोचें कि आज हमने बातचीत कहां अच्छी की और कहां सुधार की जरूरत है। किताब कहती है कि रात में कम से कम 5 मिनट अपने आप से यह पूछिए कि आज आपने किस जगह अपनी बात अनावश्यक रूप से तेज बोली, कहां आपने किसी को बीच में रोका, कहां आप मैं पर जोर देते हुए बोले और कहां आप हम कह सकते थे। अगर आप सिर्फ इतना करना शुरू कर दें तो आपका मन आपको बदलना शुरू कर देगा, क्योंकि जो चीज हम खुद में पहचान लेते हैं उसे हम बदलना भी शुरू कर देते हैं। किताब कहती है कि यह अभ्यास 21 दिन तक लगातार करना है। पहले दिन आपको लगेगा यह बहुत छोटा है, दूसरा दिन बीच में छूट सकता है, लेकिन तीसरे दिन से यह आदत दिमाग में दर्ज हो जाएगी और आप पूरे दिन अपने शब्दों पर ध्यान देने लगेंगे। जैसे ही आप बोलने लगेंगे, आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा, धीरे बोलो, बीच में मत रोकना, धन्यवाद कहना है, चलो और का इस्तेमाल करते हैं। यही वह बदलाव है जो आपकी बातचीत को धीरे धीरे सहज, सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। किताब में लिखा है कि लोगों की भावनाओं को समझना कम्युनिकेशन का सबसे मजबूत हिस्सा है। जब आप साथ में बैठकर किसी से बात करते हैं और उसकी बात को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि महसूस करते हैं, तो वह यह मान लेता है कि आप उसकी जगह खुद को रखकर सोच सकते हैं, और यही बातचीत में पुल बनाता है। दुनिया में ज्यादातर रिश्तों में समस्या गलत शब्दों से नहीं,
गलत भाव से पैदा होती है। हम बोलते कुछ हैं लेकिन सामने वाला सुनता कुछ और है, क्योंकि हमारे अंदर की भावना स्पष्ट नहीं होती। जब भावना स्पष्ट होती है, बातचीत सरल हो जाती है। अब किताब एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। प्रेरणा का अर्थ बड़े बड़े शब्द बोल देना नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है किसी को उसके असली मूल्य का एहसास दिलाना। जब आप किसी को यह कहते हैं, तुम यह कर सकते हो, मैं सच में देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तो यह शब्द सामने वाले के दिल में जगह बना लेते हैं। दिमाग से ज्यादा दिल मोटिवेशन से प्रभावित होता है। किताब यह बताती है कि प्रेरणा उसी व्यक्ति से मिलती है जो हमारी बात को समझता है, हमें स्वीकार करता है और हमारी कोशिश की सराहना करता है। इसलिए यह किताब सिखाती है कि कम्युनिकेशन का असली उद्देश्य एक इंसान को अपने अंदर बेहतर महसूस कराना भी है। अब किताब एक बेहद सीधी लेकिन शक्तिशाली बात कहती है, अगर कोई इंसान बेकार बातें कर रहा हो, उलझा हुआ बोल रहा हो या बिना मतलब लंबी बात कर रहा हो, तो उससे लड़कर, रोककर, बहस करके फायदा नहीं होता। आपको उसके बोलने की दिशा बदलनी होती है। आप उसे कोई गंभीर सवाल पूछिए, अगर इस बात का हल निकालना हो तो आप क्या करेंगे? जब व्यक्ति जवाब देना शुरू करता है तो वह अपने आप संक्षिप्त बोलने लगता है, क्योंकि दिमाग के पास जब सोचने का विषय होता है तब वह अनावश्यक बातों को खुद ही हटा देता है। किताब कहती है कि कम्युनिकेशन में कभी कभी सवाल ही बात को सही दिशा दे देते हैं। अब किताब मीडिएशन यानी दो लोगों के बीच बात संतुलित तरीके से करवाने के बारे में समझाती है। किताब के अनुसार मीडिएशन वह स्थिति है जब दो लोग एक दूसरे से नाराज, परेशान या उलझे हुए हों और आपको बीच में रहकर उनकी बात साफ करवानी हो। यह भूमिका बहुत संवेदनशील होती है क्योंकि दोनों पक्ष भावुक होते हैं। किताब कहती है कि मीडिएशन में आपको किसी को गलत नहीं कहना है, बल्कि समझाना है कि किस वजह से गलतफहमी हुई। आप किसी से यह पूछ सकते हैं, जब उसने यह बात कही तो आपको कैसा लगा? फिर दूसरे से, आपने जब यह बात कही तो आपका इरादा क्या था? यहां आप कारण पकड़ते हैं, व्यक्ति नहीं। मीडिएशन में अगर आप व्यक्ति को दोषी दिखा देंगे तो व्यक्ति बचाव में आ जाएगा और बातचीत बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ भाव पकड़ते हैं तो दोनों पक्ष खुद ही बदल जाते हैं। अब किताब यह बताती है कि जब आप हर दिन अपनी बातचीत में सुधार करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने आसपास बदलाव देखने लगते हैं। पहले जहां बातों में तनाव होता था, अब वहां सहजता आने लगती है। पहले जहां बहस हो जाती थी, वहां अब समझ बनती है। पहले जहां टकराव लगता था, अब वहां सहयोग लगता है। पहले जहां लोग आपकी बात को अनसुना कर देते थे, अब वहीं आपकी बात पर ध्यान देते हैं। और यह बदलाव किसी को समझाकर नहीं होता, बल्कि अपने व्यवहार में धीमे धीमे बदलाव से होता है। किताब कहती है कि कम्युनिकेशन केवल इसका नाम नहीं है कि हम क्या बोले, बल्कि यह भी कि क्या महसूस कराया। अगर सामने वाले को आपकी बात सुनकर राहत मिली, उसे लगा कि आप समझदार हैं, उसे लगा कि वह सुरक्षित है, उसे लगा कि उसकी भावनाएं समझी गई हैं, तो यह कम्युनिकेशन सफल हुआ। लेकिन अगर सामने वाले को लगा कि आप सिर्फ जताने आए हैं, आदेश देने आए हैं या उसका नजरिया गलत मानकर उसे छोटा दिखा रहे हैं, तो बातचीत वहीं टूट जाती है। किताब में यह लिखा है कि 21 दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपको यह महसूस होगा कि आपका दिमाग बातचीत के बीच रुककर सोचने लगा है। आप सीधा बोलने से पहले यह समझने लगेंगे कि क्या बोलना सही रहेगा, कहां बोलना है, कहां चुप रहना बेहतर है, कब और बोलना है और कब धन्यवाद कहना है, कौन सा वाक्य सामने वाले को समझ देगा और कौन सा वाक्य सामने वाले को चोट देगा। यही बदलाव व्यक्ति में परिपक्वता लाता है। अब किताब इस तीसरे हिस्से के अंत में यह कहती है, किसी भी इंसान की सफलता उसकी रिश्तों की गुणवत्ता, उसका सामाजिक सम्मान, उसका पेशेवर विकास और उसकी असल पहचान कम्युनिकेशन पर निर्भर है। बात करने का तरीका इंसान के संबंध तय करता है। बात करने का तरीका इंसान के अवसर तय करता है। बात करने का तरीका इंसान का प्रभाव तय करता है। अगर आप कम्युनिकेशन को सचमुच बदलना चाहते हैं तो रोज यह सोचिए, मैं कैसे बेहतर सवाल पूछ सकता हूं, मैं कैसे कम बोलकर ज्यादा समझ दे सकता हूं, मैं कैसे सामने वाले को सुनते समय उसे सुरक्षित महसूस करा सकता हूं, मैं कैसे किसी को बुरा महसूस करवाए बिना सुधार बता सकता हूं, और मैं कैसे हर बातचीत से एक सकारात्मक परिणाम निकाल सकता हूं।
किताब कहती है कि इन सवालों का जवाब आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपको अपने ही व्यवहार से मिलेगा, क्योंकि सुधार बाहर नहीं अंदर आता है। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है। आपकी बातचीत आपका भविष्य बनाएगी। आपकी बातचीत आपके रिश्तों की उम्मीद और आपके परिवार की इज्जत बनाएगी। आपकी बातचीत आपके बच्चों के जीवन में सीख पैदा करेगी। आपकी बातचीत आपके करियर में आपकी पहचान तय करेगी। इसलिए बातचीत को हल्के में मत लें। जिस दिन आपने कम्युनिकेशन को सीरियसली अपनाया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना कि इन 21 आदतों में से आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो हाइप कर देना, ताकि यह आगे तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।